हेलो बच्चों, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब जानते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं हम इसमें से। देखिए, जैसे मान लीजिएगा कि ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूट लिया हमने ए, ठीक है, तो इसको मैंने मिक्स किया बी के साथ, इसको मैंने मिक्स किया बी के साथ। अब देखिए, इन दोनों के मिक्सचर से बना ए बी, दोनों के मिक्सर से मिक्स करने से बना इसका सॉल्यूशन ए बी, ठीक है। मान लीजिएगा इनिशियली इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम है V2। अब इसका वॉल्यूम क्या है? अगर इसका वॉल्यूम जनरली हम पढ़ते आए हैं वो V1 प्लस V2, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो। बहुत सिंपल कि अगर एक फैक्ट ले लेते हैं, अगर इसका वॉल्यूम सॉल्यूट ए का वॉल्यूम प्लस बी का वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इसके बराबर आ रहा है, मिक्सचर के वॉल्यूम के बराबर आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन हमारा माना जाता है आइडियल सॉल्यूशन। ये किसकी कंडीशन होती है? आइडियल सॉल्यूशन। अब पहले समझ लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन के ये V1 V2 डिफरेंस हो सकता है तो कैसे हो सकता है। देखिए, यहां पर कोई भी मैंने सॉल्यूट या सॉल्वेंट ए मान लिया है, तो ए और ए के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, एक इंट्रैक्शन लग रहा होगा। यहां पर सिमिलरली बी और बी के पार्टिकल के बीच में एक इंट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है। अब इंट्रैक्शन, अब जैसे हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जो कम हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक बलून है और बलून पे मैं इस तरीके से एक फोर्स एक्सर्ट करूं, एक ऐसा फोर्स लगे जिससे मॉलिक्यूल्स को पास पास लाए, तो उसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब मान लीजिएगा V1 का, मान लो कि मैंने इसे इधर फोर्स देना पड़ा मुझे 20 का, 20 न्यूटन का, वैसे देना पड़ा मुझे 30 का, तो यहाँ पर क्या 50 न्यूटन का फोर्स इसके बॉन्ड के बीच में आएगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड? ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे बॉन्ड हमारा फॉर्मेशन हो गया ए और बी का। अब क्या हुआ कि ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी और बी के बीच का इंट्रैक्शन, और ए और बी के बीच का इंट्रैक्शन क्या होता है? मान लीजिएगा कि ए और ए का इंट्रैक्शन बी और बी के इंट्रैक्शन के साथ मिल करके ज्यादा इंट्रैक्शन बना लेता है। ज्यादा इंट्रैक्शन हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना कितना चाहिए था? 50 का होना चाहिए था, और यहाँ पे हो गया कितना? 70 का। 70 का हो गया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। जब इसके मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे तो इसका वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के सम की अपेक्षा V1 प्लस V2 इंडिविजुअली, है ना, इसका मैं B डैश मान लेता हूं। इसको क्या मान लेता हूं मैं? B डैश। तो B1 प्लस B2 इज ग्रेटर देन B डैश। अगर इसका हम उल्टा करें कि ए और ए के बीच का नेचर कुछ इस तरीके का पोलराइजेशन है, इस तरीके का पोलराइज नेचर है, तो बी और बी के साथ इस कुछ इस तरीके का पोलराइज नेचर बना कि यहाँ पर उन दोनों के इंडिविजुअल बीच में थोड़ा सा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहा, इंट्रैक्शन कैसा रहा? कम रहा। कम रहा तो दूर हटेंगे, यानी पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गया? गैप ज्यादा हो गया। तो अब जो B1 प्लस B2 इंडिविजुअली जो इनका वॉल्यूम था, V1 प्लस V2 इंडिविजुअली वॉल्यूम था, वो क्या हो गया? इस B डैश इसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम हो गया, इसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम हो गया, ठीक है। तो ये इंट्रैक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अच्छा, और कौन से फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और चीज देख लेते हैं। देखो, इसको अलग स्क्रीन पे लेते हैं, पूरा कराता हूं। फैक्टर responsible for determining both ideal and non-ideal solution, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए
कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। अभी आपको एक वो हो रहा होगा कि आइडियल नॉन आइडियल जो है सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो इसको भी अभी क्लियर कर दूंगा कि जो राउट्स लोगों को फॉलो करें वो आइडियल है और नहीं फॉलो करें वो नॉन आइडियल है। लेकिन अभी इसको पूरा मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले इन फैक्टर्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे डिटरमाइनिंग के लिए। ठीक है, देखिए पहला मैंने पॉइंट लिया डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा बी मिक्सिंग ये डिपेंड करता है। डेल्टा बी मिक्सिंग जैसा भी हमने देखा था कि इसका वॉल्यूम B1 है, इसका वॉल्यूम B2 है और इसका वॉल्यूम कितना हो गया B डैश मान लिया। अगर ये V डैश इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 के बराबर होता है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, और डेल्टा बी कैसे निकालेंगे? डेल्टा बी क्या होता है? दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, चेंज होता है। डेल्टा बी मिक्सचर क्या होता है? चेंज होता है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों के सम और इसके सम और इसके बीच का डिफरेंस है वो डेल्टा बी मिक्सचर होता है। दूसरा जो फैक्टर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है। कौन सा है? डेल्टा एच मिक्स। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा समझ जरूरत है। यहाँ पर ए इंटरेक्शन है। कौन सा इंटरेक्शन है? ए। यहाँ पर बी और बी के बीच में इंटरेक्शन लग रहा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी भी जो है मिक्सिंग के लिए दो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हो तो सॉल्युबिलिटी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है कि जो पुराना बॉन्ड होता है यानी इनके बीच का जो बॉन्ड होगा ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और नए बॉन्ड अटैच होंगे। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? ए बी। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ए बी। तो यहाँ पर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट देनी पड़ती है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी और जब बॉन्ड बनेगा उसमें से हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? सॉल्यूशन हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए टू ब्रेक ऐसे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करेगा तो हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब, यानी हम हीट देंगे हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट इज एब्जॉर्ब्ड। सेम बीबी बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को भी क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? हीट इज एब्जॉर्ब। इसे भी हमको हीट, हम इसे हीट देंगे, हीट क्या होगी बच्चों? एब्जॉर्ब्ड होगी। हीट इज एब्जॉर्ब। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे बॉन्ड बनना है और जहां बॉन्ड बनता है वहां पर हीट इज रिलीज्ड। यहाँ पे बॉन्ड क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो हीट क्या हुई है? रिलीज हुई है। अब मैं ये मान के चलो, मान लो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे 20 किलो जूल जो हीट देनी पड़ी, इसको 30 किलो जूल हीट देनी पड़ी। अब सेम वो इंटरेक्शन वाला कंसेप्ट है। अगर मुझे यहाँ पर 50 किलो जूल हीट देनी पड़ी होगी तो 20 प्लस 30 कितना हो गया बच्चों? 50 किलो जूल हो गया। अगर ऐसा है तो कौन सा होगा? ये आइडियल होगा। अगर नहीं है तो ये कैसा होगा? नॉन आइडियल होगा। ठीक है, तो यहां से हम पता कर लेते हैं कि जो है डेल्टा एच है मिक्सिंग में चेंज आया है कि उतना ही रहा है। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट देख लेते हैं जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में दे दिया था, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन तीसरा पॉइंट हमें दिया था इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन से हम इसमें पता करेंगे कि जो फोर्स है उस पर क्या फर्क पड़ा है। ए और बी, एक ए का इंट्रैक्शन है और बी का इंट्रैक्शन है और ए बी का इंट्रैक्शन है। क्या ये इक्वल है या इसके समेशन के बराबर है? ए बी का इंट्रैक्शन फोर्स, ए का इंट्रैक्शन फोर्स और बी का इंट्रैक्शन फोर्स, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इन तीन फैक्टर से ये डिसाइड होता है कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो आइडियल है या नॉन आइडियल है। अच्छा चौथा फैक्टर एक और देख ले जिस पर डिपेंड करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के डिपेंड के लिए देखेंगे तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0। ये कोई कंडीशन नहीं है। डेल्टा एक्स मिक्सचर की इज ग्रेटर देन 0 ये कोई कंडीशन नहीं है। डेल्टा एस क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, एंट्रोपी जानते हो हम, जो मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, ये ऑलवेज फिक्स है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। यानी क्या होता है कि हम जब दो चीजों को, ये क्या होता है? जो मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस होता है, एंट्रोपी क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस होता है। तो जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, दो चीजों को मिक्स करते हैं तो जो है उसमें रेंडमनेस है या डिस्टर्ब है वो बढ़ता है। तो डेल्टा एस मिक्सचर हमेशा कैसा होता है? 0 से बड़ा होता है। तो ये
चाहे आइडल हो चाहे नॉन आइडल हो, यही रहेगा। पांचवा पॉइंट है वो हम देखते हैं कि डेल्टा जी मिक्सचर गैप्स एनर्जी इज लेस देन जीरो, ये भी फिक्स होता है। यानी ये दोनों पॉइंट है, डेल्टा एस मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी मिक्स देन जीरो लेस देन जीरो, ये दोनों फैक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, इन पर कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं आता है इस चीज का। ठीक है, थोड़ा सा इसे मैं रीच करता हूं। देखिए अब आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। ठीक है, तो जल्दी देखा होगा आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, द सॉल्यूशन which follows Raoult's law at all concentrations and temperature। देखो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना आवश्यक है, राउट्स लॉ सभी कंसंट्रेशन सभी टेम्परेचर पर, जो सॉरी आइडियल सॉल्यूशन होगा वो सभी कंसंट्रेशन सभी टेम्परेचर पर राउट्स लॉ को फॉलो करेगा, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वो जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ एक सर्कमस्टेंसेस पर वो राउट्स लॉ को फॉलो कर ले, लेकिन हर कंसंट्रेशन हर टेम्परेचर पर राउट्स लॉ है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन से वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखिएगा अब राउट्स लॉ को फॉलो करने का एक मतलब समझ लेते क्या था। राउट्स लॉ हमारा कहता है कि P, जैसे मान लीजिएगा अभी हमने जो देखा था एग्जाम्पल P नॉट ए इंटू जीटा ए और पी बी का होगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी। यानी जैसे ये प्योर ए है तो इसका जो प्रेशर होगा उसे पी नॉट ए कहते हैं। ठीक है, और प्योर बी था उसका जो प्रेशर था उसको हमने बी के प्रेशर को क्या कहा, पी नॉट बी कहा। अब इनको जो है हमने मिक्स किया। ठीक है, ये बात यहाँ पे मिक्स किया तो कितना आ गया, इसका पी ए का प्रेशर कितना माना जाता है, पी ए, और बी का प्रेशर कितना माना हमने, पी बी माना। अब मैंने क्या किया कि मैनोमीटर से जो है यहाँ पर मैंने एक एपरेटस होता है जो वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करेगा, तो वेपर प्रेशर को मैंने मैनोमीटर से कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू को मैंने नोट किया। इसके बाद मैंने जो है जो राउट्स लॉ का फॉर्मूला है उस वैल्यू से मैंने वेपर कैलकुलेट किया। अगर जो यहां से मैंने मैनोमीटर से मेजर किया था वो वैल्यू कितनी थी, पी ए, और जो राउट्स लॉ से मैंने कैलकुलेट किया था वो पी नॉट ए और जीटा ए, इन दोनों के प्रोडक्ट से कैलकुलेट किया। अगर पी नॉट ए जीटा ए का जो प्रोडक्ट है वो यहां से जो प्रेशर मैंने मेजर किया था उसके बराबर आया तो इट मींस इसने राउट्स लॉ को फॉलो किया। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने मैनोमीटर से यहाँ पे प्रेशर जो मेजर किया वो कितना था, पीवी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके जो मोल फ्रैक्शन थे जीटा बी और अकेले का जो प्योर का इसका जो है वेपर प्रेशर था वो पी नॉट बी और जीटा बी दोनों को मैंने मल्टीप्लीकेशन किया। मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैंने मैनोमीटर से चेक किया कि मैनोमीटर पीवी यहाँ पे जो है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बार की जो है वो बता रहा है, स्केल बता रहा है, इतनी वैल्यू बता रहा है। अब मैंने यहाँ पे जो है पता किया कि पी नॉट बी है उसकी वैल्यू 40 है और जीटा बी की वैल्यू है, पी नॉट की वैल्यू है जो है पी नॉट बी की वैल्यू है मान लीजिएगा ये 400 है और जीटा बी की वैल्यू है 1/2। तो इसको भी मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया ये, तो ये वाली क्वांटिटी यानी जो मैंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली थी वो राउट्स वैल्यू के बराबर हो, अगर ऐसा हो रहा है तो ये कौन सा है, आइडियल सॉल्यूशन है। इस तरीके से हम जनरली कहते हैं कि हाँ इसने राउट्स लॉ को फॉलो किया है। कैसे राउट्स लॉ को फॉलो किया, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पी एक्सपेरिमेंटल कब कब मानेंगे, पी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इक्वल टू पी राउट्स वैल्यू। राउट्स लॉ से जो वैल्यू निकली प्रेशर की, वेपर प्रेशर की, और वो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू निकली वेपर प्रेशर की, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो तब ये क्या माना जाएगा, जो है जो ये माना जाएगा कि हाँ इस सॉल्यूशन ने राउट्स लॉ को फॉलो किया है, अदरवाइज नॉट। ठीक, अब आइडियल सॉल्यूशन में देखा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखेंगे। ठीक है, दोनों चीजों अब थोड़ा सा प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे। ये तो कंफर्म हो गया राउट्स लॉ को फॉलो किया इसने, कैसे फॉलो किया कि जो P वैल्यू आई थी हमारी वो P ए वैल्यू थी वो P नॉट ए
और जीटा ए के प्रोडक्ट के बराबर। ये कौन सी वैल्यू थी हमारी? राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू थी जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाली थी। अगर वो वैल्यू बराबर आ जाए, वो वैल्यू बराबर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन। और नहीं आए तो उसे क्या कहेंगे हम? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो कैटेगरी में होगा भाई। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि पी ए इज नॉट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। जब दो डिजिट आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो बड़ा होगा या फिर जो छोटा होगा। तो दो तरीके से हम बात करेंगे इसमें। एक कौन सा होगा? जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउट्स लॉ से। शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। और दूसरा होगा जो राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन को शो करे। जो एक कौन सा था? जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे राउट्स लॉ से, और दूसरा राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन को शो करे। अब देखो कुछ क्वांटिटी कंपैरिजन करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल की। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्स कितना होता है बच्चों? जीरो। चेंज जीरो होता है। डेल्टा वी जीरो का मतलब है जो हमने कंपेयर किया था ए, इसमें क्या था? ए, इसमें क्या था? बी। दोनों को मिक्स करके बनाया था। इसका वॉल्यूम मैंने B1 माना था, इसका वॉल्यूम मैंने B2 माना था, और इसका वॉल्यूम मैंने B माना था। तो इसमें B इक्वल टू कितना हो गया? B1 प्लस B2। तो डेल्टा B निकालोगे तो B1 प्लस B2 माइनस के B1 प्लस B2 तो कितना आ जाएगा? ये जीरो। तो यानी इसमें डेल्टा बी मिक्स कितना था? जीरो। अब इसमें डेल्टा बी मिक्स जीरो नहीं होगा। अगर हम इसमें देखेंगे डेल्टा बी मिक्स जीरो इसमें नहीं होगा। किसमें? नॉन आइडियल। जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? या तो बड़ा होगा। अगर डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव डेविएशन है, और अगर डेल्टा बी मिक्स इज लेस देन जीरो है, डेल्टा बी मिक्स इज लेस देन जीरो है, तो बच्चों कौन सा डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन है। ये इंटरेक्शन की बात करें तो देखो इसमें ए इंटरेक्शन, ए के बीच का इंटरेक्शन, बी के बीच का इंटरेक्शन, ठीक है। ये इंटरेक्शन कैसा होगा? इक्वल होगा। और ए बी के बीच का इंटरेक्शन ये इसको सेम में होगा, लेकिन इसमें इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट में भी क्या है? अगर इंटरेक्शन ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव और इंटरेक्शन कम हुआ तो नेगेटिव। अच्छा, ऐसे इसमें अगर बात करें डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एच मिक्स, तो डेल्टा एच मिक्स है। देखो इसमें एक चीज और कंफर्म कर लूं मैं कि कौन से पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो इसके बीच में अगर ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन, इनकी वैल्यू ए बी के इंटरेक्शन की वैल्यू से जो है कम हो तो इसको इसको क्या कहेंगे हम? फिर में नेगेटिव कम हुआ तो कौन सा हो गया? नेगेटिव डेविएशन। और इज ग्रेटर देन का साइन आ जाता तो कौन सा हो जाता? पॉजिटिव डेविएशन। यानी इंटरेक्शन वैल्यू कम है तो नेगेटिव और ज्यादा है तो पॉजिटिव है ना। अच्छा, इसमें अब देखते हैं डेल्टा एस मिनिमम का क्या मतलब होगा। डेल्टा एक्स मिक्स है वो इसमें कितना होगा? जीरो। कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें डेल्टा एच, अगर मान लीजिएगा डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव डेविएशन है, डेल्टा एच मिक्सचर इज लेस देन जीरो तो कौन सा डेविएशन है? ये नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जैसे इसमें जो हीट ए और बी के बीच के जो बॉन्ड बनने में जो हीट रिलीज हुई है वो ए और बी, जब ए का बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो हीट क्या हुई थी? एब्जॉर्ब हुई थी। बी का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो क्या हुआ था? हीट एब्जॉर्ब हुई थी। लेकिन ए बी जब बॉन्ड बनता है तो हीट क्या होती है? रिलीज होती है। यानी इसमें हीट released information of AB should not be equals to heat absorbed in breaking of AA और BB। यानी AA अभी जो स्ट्रक्चर से आपने देखा था ना, ये वाला कराया था हम लोगों ने, ठीक है, दोनों को मिलकर के ये बनाया था। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड इंटरेक्शन बना था? बीबी। इसमें कौन सा था? ए और इसमें कौन सा था? बीबी। इनको ब्रेक करने के लिए हीट देनी पड़ी, इसको ब्रेक करने के लिए हीट देनी पड़ी, और इसमें बॉन्ड बना, उसमें क्या था? हीट जो है रिलीज हुई थी। अब इसमें जो एनर्जी ए और बी के बीच में हीट रिलीज हुई थी उसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी। बराबर नहीं होगी तो क्या मतलब हुआ? या तो कम होगी या फिर ज्यादा होगी। ठीक है, या तो कम होगी या फिर ज्यादा होगी। तो फॉर्मेशन में हीट रिलीज होगी, हीट साइन का आप अंतर जानते हो, बदल जाता है। ठीक है, तो डेल्टा एच मैक्सिमम कब होगा? इस कंडीशन के लिए होगा, और मिनिमम होगा वो इस कंडीशन के लिए होगा। तो ये जो है इनवर्सली
इस तरीके से वेराई करेंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के लिए। अच्छा, अब देखो इट्स फॉलो द राउट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन क्या था, मेन पे डेफिनेशन यही थी हमारी, जो आइडियल सॉल्यूशन क्या था, राउट्स लॉ को फॉलो करे। ऐसा नहीं है कि जो राउट्स लॉ को फॉलो करे, हर कंसंट्रेशन हर टेम्परेचर पर जो राउट्स लॉ को फॉलो करे वो कौन है, आइडियल सॉल्यूशन। और हर टेम्परेचर हर कंसंट्रेशन पर जो राउट्स लॉ को फॉलो न करे वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब कैसे फॉलो करे, सिंपल बात थी, P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। P मैंने कहां से मेजर किया, एक्सपेरिमेंटली, मैंने मैनोमीटर लगा के चेक किया मिक्सर में, तो P की वैल्यू मुझे मिल गई। P नॉट ए कहां से था, प्योर ए का था, जीटा ए उसके मोल फ्रैक्शन थे। अगर P एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू और राउट्स लॉ से निकाली गई वैल्यू के बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि भैया इसने जो है आइडियल सॉल्यूशन ने राउट्स लॉ को फॉलो कर दिया, तो ये सॉल्यूशन आपका आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर इसमें ऐसा हो कि मैंने जो पी ए निकाला उसकी वैल्यू पी नॉट ए जीटा ए या पी बी की वैल्यू निकाली गई वो पी नॉट बी इंटू जीटा बी, इसके इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब कम है या ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं फॉलो किया, इक्वल नहीं आया ये, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजें जिनको हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, एक ग्राफ और देख लेते हैं, वैसे हम कर चुके हैं इसे, तो ग्राफ देख लें। देखो एक आइडियल सॉल्यूशन का थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं क्या होता है इसमें। जैसे मान लीजिएगा, अच्छा आइडियल सॉल्यूशन का जैसे अगर हम जो है एग्जांपल देखें, है ना, एग्जांपल देखें तो मतलब एग्जांपल यानी आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे तो उसके लिए बनाने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे जो साइज डिफरेंस हो ना, साइज डिफरेंस हो वो मैटर करेगा। तो साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइड डिफरेंस कैसा होना चाहिए, जितना लेस हो लीस्ट होना चाहिए, लेस हो कम से कम होना चाहिए। साइड डिफरेंस मैटर करेगा। दूसरा जो है पोलर नेचर भी सेम होना चाहिए, पोलर नेचर शुड बी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम, लगभग पोलर नेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और साइड में भी ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ये दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा मैं एग्जांपल लूं, CH3OH प्लस C2H5OH, जो किसका एग्जांपल होगा, आइडियल सॉल्यूशन जो है आइडियल सॉल्यूशन का हो जाएगा। या C2H5Br प्लस C2H5I, देखो ब्रोमीन और आयोडीन, इनके भी जो है जो तो अंतर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप पता चला आप यहाँ पे क्लोरीन ले लिया तो साइड डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन आइडियल कंडीशन में पहुंच जाएंगे। और देख सकते हो आप केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन एंड टोलुइन, तो इनके दोनों का मिक्सचर भी कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ देखा पहले करा चुका वैसे, कंपोनेंट और इधर है वेपर प्रेशर। ठीक है, कंपोनेंट और वेपर प्रेशर। मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर जीटा ए लिया है 1 और जीटा बी है 0, यानी केवल ए के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। ठीक है, ए के मोल फ्रैक्शन है तो ए का जो केवल ए का प्रेशर होगा पी नॉट है। ठीक है, अब धीमे धीमे मैंने क्या किया, इसको मैंने बढ़ाना शुरू किया, तो ए के मोल्स को मैंने कम करना शुरू किया, निकालता गया, और बी के मोल उतनी में बढ़ाता गया। ऐसा होते होते यहाँ पर जीटा बी के पूरे मोल हो गए और जीटा ए बचा 0, जीटा ए बचा 0। तो ठीक है, तो क्या होगा, इससे आप इसको मैंने मैच किया ऐसे, तो P हो गया मेरा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। ऐसे ही यहाँ पे मान लो कोई भी वैल्यू पी बी की मान ली मैंने, पी नॉट बी की वैल्यू केवल बी है, तो इसको मैंने मिलाता हुआ यहाँ पे गया, तो पी बी इज इक्वल टू हो गया पी नॉट बी इंटू जीटा बी। यहाँ पे टोटल प्रेशर मिला देंगे तो P इज इक्वल टू पी ए, यानी पी नॉट ए जीटा ए प्लस बच्चों पी नॉट बी जीटा बी, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब राउट्स लॉ के ग्राफ में जो नॉन आइडियल के लिए ग्राफ हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ये वैल्यूज हैं वो एग्जैक्ट नहीं होंगी। ये तो सीधा है, क्यों, पी ए पी नॉट ए के बराबर है तो राउट कौन सा आइडियल है। अब जो इसका ग्राफ बनाएंगे उसमें वैल्यू बराबर नहीं होंगे। ठीक है।